हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पिगमिलियन, जो कि लिखी है जी.बी. शॉ ने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जॉर्ज बर्नेट का जन्म हुआ था 26 जुलाई 1856 डबलिन आयरलैंड में। ऑक्यूपेशन उनका प्लेराइट, क्रिटिक, एसेइस्ट और नॉवेलिस्ट था। और वो फेमस थे अपने इंटेलिजेंट प्ले के लिए, जिसमें वो विट, सोशल क्रिटिज्म और पॉलिटिकल आइडियाज को रिप्रेजेंट किया करते थे। 1925 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन लिटरेचर, और उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था इन 1938 में अपने वर्क पिगमिलियन के लिए। हिस्ट्री में वो पहले थे जिन्हें ऑस्कर और नोबेल प्राइज दोनों मिला था। उनके काम का जो स्टाइल था वो रियलिस्टिक, शार्प ह्यूमर, नो मेलोड्रामा, प्रॉब्लम प्लेस, और वो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को अपने प्ले में पोर्ट्रे किया करते थे। उनके फेमस वर्क रहे हैं पिगमिलियन, जो कि 1912 में आया था, जो कि क्लास, स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन और आइडेंटिटी के थीम पर बेस्ड है। इसके अलावा मैन इन सुपरमैन, जो पब्लिश हुआ था 1903 में, मेजर बाबरा, आर्म्स एंड द मैन, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन है। आज हम पिगमिलियन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इनमें से किसी प्ले के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये प्ले लिखा गया था 1912 में, लेकिन ये पहली बार परफॉर्म हुआ था वेनन में इन 1913, और 1914 में ये लंदन में परफॉर्म हुआ था। ये एक प्रॉब्लम प्ले, कॉमेडी ऑफ मैनर, सोशल सटायर और रोमांस पर बेस्ड था। दोस्तों, पिगमेलियन बेस्ड था एक म्यूजिकल पर, जो था माय फेयर लेडी। उससे इस प्ले को अडेप्ट किया गया था। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टोरी को समझते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है एक कोल्ड रेनी इवनिंग से इन कॉन्वेंट गार्डन, जहां पर एक ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स, मतलब अजनबी लोग, स्टॉर्म से बचने के लिए, तूफान से बचने के लिए कोई शेल्टर ढूंढ रहे थे। उन सब के बीच में एक गरीब लड़की थी जो फ्लावर बेच रही थी। उस लड़की का जो एक्सेंट था वो कॉकनी एक्सेंट था, यानी कि जो वर्किंग क्लास है ईस्ट एंड ऑफ लंदन का, वहाँ का उसका एक्सेंट था, ट्रेडिशनल एक्सेंट था उसका। उस लड़की का नाम था एलिजा डूलिटल। उसने बहुत ही गंदे से कपड़े पहन रखे थे, वो खुद भी बहुत गंदी हो रखी थी, और वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल रही थी। और वो कोशिश कर रही थी कि वहां पे एक जो वेल्दी रिच लेडी थी, उसका जो बेटा था, उसको अपने फूल बेच सके। उस वेल्दी रिच लेडी का नाम था मिसेस एंसफोर्ड हिल, और उनके बेटे का नाम था फ्रेडी। लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। वहीं पर एक पास में क्यूरियस मैन खड़ा हुआ था एक नोटबुक के साथ, और वो सब कुछ लिख रहा था जो एलिजा बोल रही थी। उस आदमी का नाम था प्रोफेसर हेनरी हिगिंस। वो एक एरोगेंट आदमी था, लेकिन एक्सपर्ट था फोनेटिक्स में, यानी कि स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। दोस्तों, हेनरी दावा करता था कि वो लोगों की बातचीत से ही पता कर सकता है कि वो इंसान कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ रहता है। इनफैक्ट वो ये भी बता सकता है कि वो जो लोग हैं वो कौन सी स्ट्रीट में रहते हैं। और वो ये भी क्लेम करता था कि वो एलिजा जैसी लड़की को अपने साथ लेके जा सकता है, उसकी जो स्पीकिंग स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकता है 6 महीने के अंदर। उसको इतना एक्सपर्ट बना सकता है कि एलिजा डचेस की जो एम्बेसडर गार्डन पार्टी हो सकती है, वहां पर भी जाके बात कर सकती है। इन लोगों के अलावा एक और आदमी था, जो कि था कर्नल पिकरिंग, जो कि एक रिटायर्ड लिंग्विस्टिक और जेंटलमैन था, जो इंडिया से हिगिंस से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। और वो और हैनरी दोनों ही जब मिले एक दूसरे से, तो दोनों की वाइब मैच हो गई, यानी कि दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब एलिजा अगले दिन हेनरी हिगिंस के घर जाती है, और हेनरी से कहती है कि वो अच्छे से बोलना चाहती है, ठीक से बोलना सीखना चाहती है, ताकि वो अच्छे एक दुकान में काम कर सके, सड़क पर नहीं। हिगिंस को मजा आने लगता है, क्योंकि वो एलिजा को एक प्रोजेक्ट समझता है। पिकरिंग बेट लगाता है कि अगर हेनरी एलिजा को एक हाई क्लास लेडी बना देता है, तो पिकरिंग उसका सारा खर्चा उठाएगा। तो एलिजा हेनरी के घर उसी के साथ रहना शुरू कर देती है, लेकिन हेनरी जो है एलिजा को एक मशीन की तरह ट्रीट करता है।
उसका जो ट्रीटमेंट है एलिजा को लेकर वो काफ़ी रूड होता है, कोल्ड होता है, जबकि जो पिकरिंग है वो काफ़ी रिस्पेक्ट से, काफ़ी इज्जत से बात करता है एलिजा से। अब शुरू होती है एलिजा की ट्रेनिंग, जिसमें वो दिन रात प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और मैनर्स को सीखती है। हेनरी हिगिंस उसे कभी कभी जोर से चिल्लाता है और बार बार रिपीट करने के लिए बोलता है। वो कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी बताता है एलिजा को, जिसमें एलिजा को मुंह के अंदर मार्बल्स डालने होते हैं। एलिजा को ये लगता है कि वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को खो रही है, वो अपने असलीपन को खो रही है। उसको वहाँ पे एक तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि वो किसी और के घर पे रह रही है, ऊपर से जो हेनरी है वो उससे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, और ये जो प्रोसेस है प्रोनाउंसिएशन ग्रामर सीखने का, इसमें वो खुद को खो रही है। तो इसी वजह से वो कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता है। लेकिन धीरे धीरे एलिजा का बोल चाल, उसकी ड्रेसिंग, उसका वॉकिंग स्टाइल, सब कुछ बदलने लगता है। तो अब हेनरी हिगिन उसका एक टेस्ट लेता है। हेनरी के घर में एक शानदार पार्टी हो रही होती है। हेनरी उसे ले जाता है अपनी माँ के ड्राइंग रूम में, जहाँ पर सब अपर क्लास लोग होते हैं। एलिजा इतनी ग्रेसफुल और क्लासी लगती है कि कोई भी उसको पहचान नहीं पाता कि ये लड़की सड़क पे फूल बेचा करती थी। जो फ्रेडी है, जो मिसेस एंसफोर्ड का बेटा है, वो तो एलिजा पर फिदा हो जाता है। इसके बाद हेनरी उसका एक फाइनल टेस्ट लेता है। वो एलिजा को एक बड़ी डिप्लोमेटिक पार्टी में ले जाता है, एम्बेसडर पार्टी, जहाँ दुनिया भर के हाई क्लास लोग आते हैं। एलिजा सबको इम्प्रेस कर लेती है अपनी एक्सेंट, अपनी बिहेवियर, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल, अपनी एलिगेंस से। सब कुछ परफेक्ट है उसका अब। और जितने भी लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो एलिजा है वो कोई डचेस या कोई रानी है। हिगिंस और पिकरिंग दोनों पार्टी के बाद काफी खुश होते हैं, लेकिन जो एलिजा है वो काफी ज्यादा अपसेट होती है, क्योंकि कोई भी उसको थैंक्स नहीं बोलता है, कोई भी। क्योंकि हेनरी के लिए तो वो प्रोजेक्ट था, पिकरिंग के लिए ये एक शर्त थी। एलिजा काफी परेशान है कि अब उसके फ्यूचर का क्या होगा। अब एलिजा को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो एक नई इंसान बन चुकी है, इसलिए अब जो उसका जो एंगर है वो भी बाहर निकल रहा है। कि पहले तो एक रोड पे बेचारी सी फूल बेचने वाली है कि कोई फूल ले ले, कोई फूल ले ले, लेकिन अब वो एक अपने आप को हाई क्लास भी समझ रही है थोड़ा सा। उसे काफी गुस्सा आता है कि उसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह यूज किया गया है। उसको लगता है ना तो उसकी मेहनत को कोई वैल्यू मिली, ना उसके इमोशंस को। तो ये बात को वो हेनरी से कन्फ्रंट करती है। तो हेनरी उससे कहता है कि अब क्या तुम जाके शादी कर लो, या फिर अगर तुम्हें इतना ही है तो जाके फोनेटिक्स पढ़ा लो। तो हिगिंस काफी ज्यादा इंसेंसिटिव हो रहा है यहाँ पे। ये सब सुनकर एलिजा काफी ज्यादा हर्ट होती है, क्योंकि उसकी जो पुरानी लाइफ थी वो उससे छीन ली गई, और जो नई लाइफ है उसमें उसकी कोई प्लेस नहीं है। अब हेनरी और एलिजा के बीच में एक टेंशन दिखाई दे रही है। अब एलिजा अपनी आवाज उठाती है। वो कहती है अब वो एक पपेट नहीं है, वो खुद अपने डिसीजंस लेगी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में जो हेनरी है उसने बोला एलिजा को कि चलो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, 6 महीने में तुम्हें क्लास लेडी बना दूंगा। उसने ऐसा किया भी, लेकिन उसकी नई लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है। उसको रियलाइज हुआ कि वो एक एक्सपेरिमेंट थी। हेनरी ने बस एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रोजेक्ट के तौर पर एलिजा को चूज किया था। तो एलिजा बोल रही है कि अब तो मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लूंगी, और अब वो फैसला करती है कि वो फ्रेडी से शादी करेगी, क्योंकि एलिजा को रियलाइज हुआ है कि वो अब इक्वल है, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली इक्वल है उन लोगों के। ये बात सुनकर हिगिंस जो है चौंक जाता है, क्योंकि हेनरी हिगिंस ने कभी नहीं सोचा था कि एलिजा कभी एक ऐसी इंसान बनेगी जो इंडिपेंडेंट सोच रखेगी, जो अपने इंडिपेंडेंट थॉट और डिजायर रखेगी। तो हिगिंस एलिजा के सामने तो मजाक उड़ाता है कि फ्रेडी तुमसे शादी करेगा, हाँ हाँ जरूर, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी परेशान भी है। उसको लगता है कि वो एलिजा को खो ना दे। वो कोशिश करता है कि वो दिखाए कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो उसकी ईगो है ना, वो भी चकनाचूर हो गई है। तो दोस्तों, अब जॉर्ज बर्नेट शॉ ने एक ओपन एंडिंग रखी है इस प्ले में। पहली ये कि जो एलिजा है वो चली जाती है। हेनरी हिगिंस पूरी तरीके से अकेला है, लेकिन वो उसके चेहरे पे एक स्माइल है, और वो कहता है शी इज गोइंग टू डू इट। ये जो लाइन है, ये जो एंडिंग है, ये जॉर्ज ने खुद रखी है। लेकिन
जो वैसी एंडिंग है, मतलब एक एंडिंग नहीं है इस प्ले की, ऑडियंस पे छोड़ दिया गया है कि आपको क्या लगता है कि एलिजा जाएगी या हेनरी के पास वापस आएगी। तो जॉर्ज ने तो ये कहा है कि नहीं, वो जाएगी और वो करेगी, शादी कर लेगी। लेकिन ऑडियंस पे ये छोड़ दिया गया है कि क्या एलिजा जाएगी, क्या वो फ्रेडी से शादी करेगी, या फिर वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जिएगी। शॉ ने यहाँ पर रिफ्यूज कर दी एक रोमांटिक एंडिंग को। जॉर्ज यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि एक वुमेन ने अपने मास्टर को आउट ग्रो कर दिया है। एलिजा वो इंसान नहीं थी जो अपने मास्टर से ही प्यार कर बैठे, वो इंसान नहीं थी जो अपने मास्टर की गुलाम बन जाए। जॉर्ज बर्नेट शॉ ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फेमिनिस्ट पॉइंट रखा है। इस प्ले का जो फाइनल थॉट है वो ये है कि पिगमिलियन एक मेकओवर स्टोरी थी, जहाँ पे एग्जामिनेशन होता है क्लास, डिग्निटी और आइडेंटिटी का। एलिजा वो इंसान नहीं है, एक सिंड्रेला नहीं है जो प्रिंस से शादी कर लेगी। वो एक फीनिक्स की तरह है जो एशेस में से राइज करेगी और अपनी मर्जी से उड़ेगी। जॉर्ज बर्नेट शॉ ने हमें कोई फेरी टेल नहीं दी है कि उसने हेनरी ने उसको सिखाया, उसको एक क्लासी लेडी बनाया और उससे वो प्यार करने लग जाए, बल्कि एक रियलिस्टिक, रिलेटेबल एंडिंग दी है जिसमें वो बताते हैं कि असली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है, असली ज़िंदगी काफ़ी अलग है। जॉर्ज ने दिखाया है कि एक वुमेन ने अपनी एंडिंग को खुद चूज़ किया है, और यही इस प्ले को बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। तो अब समझते हैं कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं। जी.बी. शॉ इस प्ले में दिखाना चाहते हैं लैंग्वेज और एक्सेंट सोसाइटी में क्लास डिवाइड क्रिएट करता है। एक आदमी के वर्ड्स और एक्सेंट से उसकी सोशल वैल्यू जज होती है। एजुकेशन और ट्रेनिंग एक इंसान की लाइफ बदल सकती है, पर इंसान की डिग्निटी और इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। वुमेन्स इंडिपेंडेंस की भी बात करी गई है इस प्ले में। एलिजा का डिसीजन हिगिंस के कंट्रोल से बाहर निकलना और अपनी लाइफ चूज़ करना, ये यहाँ पर जी.बी. शॉ का फेमिनिस्ट स्टेटमेंट है। ये प्ले का टाइटल पिगमिलियन एक ग्रीक मिथ से लिया गया है, जहाँ एक स्कल्पचर अपनी बनाई स्टैचू से प्यार करता है। शॉ ने उसे ट्विस्ट करके दिखाया है कि इंसान को स्टैचू की तरह मोल्ड करना गलत है, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। इन शॉर्ट, पिगमिलियन एक प्ले है जो लैंग्वेज, क्लास और वुमेन्स इंडिपेंडेंस पर शार्प सोशल कमेंट करता है। दोस्तों, आई होप आपको ये प्ले समझ में आ गया हो। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।